नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार में कुर्सी किसी के पास भी हो, लेकिन सत्ता की चर्चा जो है अब भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में सुपर सीएम की बहस फिर से गर्म है, क्योंकि नीतीश ने डिप्टी सीएम से सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है। जी हां, विजय चौधरी से नीतीश कुमार ने क्या क्या हुआ है अब तक इस पर रिपोर्ट कार्ड मांगा है। उसके बाद से सुपर सीएम को लेकर चर्चा तेज है। इसके अलावा हम बात करेंगे तेजस्वी यादव, जिस तरह से 2025 में उनकी पार्टी आरजेडी की हार हुई थी, उसके बाद आरजेडी में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अंदर खाने मंथन तेज है। वहीं लालू यादव के परिवार में भी सियासी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। तेज प्रताप यादव अपनी शर्तों पर अड़े हैं और रोहिणी आचार्य को मनाने के लिए लालू यादव सिंगापुर जा रहे हैं। इसके बाद से कई तरह की चर्चाएं तेज है, एमएलसी को लेकर चर्चा हो रही है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग तेजस्वी यादव की जो संगठन है आरजेडी, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनकी जगह नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है, ये चर्चा है। और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम है। कुमार सर्वजीत का नाम हो गया, सुधाकर सिंह का नाम हो गया, आलोक मेहता का नाम हो गया, सुनील कुमार सिंह का नाम हो गया। कई नाम की चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तेजस्वी नई सामाजिक रणनीति पर काम कर सकते हैं। पार्टी अब जिस तरह से मुस्लिम यादव समीकरण, एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर अब सवर्ण और ईबीसी वोटरों को भी साधने की कोशिश में है और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन होगा और किस कास्ट इक्वेशन को देखते हुए आगे आरजेडी अपनी रणनीति तय करेगी। देखिए, 2025 चुनाव परिणाम के बाद जो परिणाम आया आरजेडी के खाते में, उसके बाद से क्यास लग ही रहा था कि तेजस्वी यादव संगठन में बदलाव करेंगे। लेकिन इधर उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का एक पत्र जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पदाधिकारियों को, पार्टी पदाधिकारियों को बोलते हैं कि बिना उनकी अनुमति के कहीं कोई कार्यक्रम ना हो। दरअसल एक पिछले कुछ महीनों से या कुछ सप्ताह से आरजेडी के पदाधिकारी जहां कहीं मीटिंग कर रहे थे, उसकी कोई भी अनुमति प्रदेश अध्यक्ष से ले नहीं रहे थे। जबकि अगर आप पार्टी संविधान के अनुसार अगर आपके प्रदेश में कोई भी राजनीतिक गतिविधि होता है पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा, तो उसकी अनुमति प्रदेश अध्यक्ष से लेना पड़ता है। तो इस पे मंगनी लाल मंडल भड़क भी गए थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कुछ नेताओं से कहा भी था कि तो जरूरत क्या है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बना ही रहूं। तो इस तरह का जो उनका बयान आया, एक पत्र भी जारी हुआ, उसके बाद से कयास लगने लगा कि अब इनकी विदाई होनी तय है और अब हो सकता है कि संगठन में बदलाव भी हो। एक जो एमएलसी इलेक्शन बिहार में होने वाला है 8 सीटों पे, तो वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि उस मुद्दे पे भी अगर जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पार्टी के अन्य पदों पे भी लाया जाए, उसमें भी बदलाव हो, तो जिनको एमएलसी नहीं बनाया जाए, उनको संतुष्ट करने के लिए पार्टी के अन्य पदों पे उनको लाया जा सकता है। तो इस तरीके के जो समीकरण है, इस समीकरण में ये जो चुनाव है वो भी एक अवसर है। हो सकता है कि आने वाले अगले महीने में ही या एमएलसी इलेक्शन के ठीक बाद पार्टी के पदाधिकारियों का एक कोई अपना मीटिंग करके और तेजस्वी यादव प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव कर दे। दरअसल मंगनी लाल मंडल धानुक समाज से आते हैं, तो वो इलेक्शन से पूर्व उनको बनाया गया था ताकि वो जो अति पिछड़ी जाति है, जो मानी जाती है कि जदयू की जनाधार है, और उसमें कुछ ही सही, लेकिन आरजेडी को वोट मिलता था। उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी, एक बड़ी सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव के द्वारा मंगनी लाल मंडल को बनाया गया था। वो धानुक समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया और जिस तरीके से कुर्मी, कुशवाहा, धानुक और अति पिछड़ी जातियों की एकजुटता नीतीश कुमार के प्रति फिर इस चुनाव में दिख गई, तो अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जो भी नई जातिगत समीकरण के अनुसार जो करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उनमें अब कुर्मी, कुशवाहा और धानुक नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसे कुछ नाम हैं नए नेताओं में, जैसे आप आलोक मेहता का नाम भी आ रहा है कि हो सकता है वो भी बनाया जाए, क्योंकि वो भी तेजस्वी यादव के विश्वसनीय रहे हैं। बिल्कुल, और जब वो भी प्रदेश कुशवाहा अध्यक्ष की समाज से चर्चा रही है, तब तक आलोक मेहता की चर्चा जरूर हुई है।
जी, जी। ज जब हाँ जी, हाँ। जब पिछली बार भी जब जगदानंद सिंह अपना पद छोड़ रहे थे, हुँ, स्वास्थ्य कारणों से, तो हुँ, आलोक मेहता की भी चर्चा उस समय हुई थी। बिल्कुल। वो अपने हमेशा उस सदन में मुखर रहे हैं। जब वो महागठबंधन की सरकार थी, तो मंत्री भी बने थे। लालू यादव और खासकर तेजस्वी यादव के विश्वसनीय भी हैं, उनके चहेते भी हैं और वो हमेशा मुखर रहे हैं। खासकर जो एक फ्लेवर है, जातिगत जो फ्लेवर होता है नेताओं में, उनके बयानबाजी में, वो आलोक मेहता के बयानों से झलकता भी है। तो वो भी कुशवाहा समाज के हैं। हुँ, इस वक्त उमेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी कुशवाहा हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी कुशवाहा हैं। तो ऐसे में आलोक मेहता के भी नामों की चर्चा चल रही है। कई नामों की चर्चा चल रही है। एक नाम आलोक मेहता भी है, एक कुमार सरजीत भी हैं। वो बोधगया से विधायक हैं और पासवान समाज से आते हैं। हुँ, तो दलित जातियों में देखिए इस चुनाव में राजेश राम को कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन अपेक्षित जो जनाधार है या जो एक तरीके से कहिए कि रविदास समाज का जो वोट बैंक रहा जिससे वो आते हैं, उसमें सेंधमारी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। तो एक उनको एक अच्छा एक दलित नेता भी महागठबंधन को चाहिए। तो अगर कोई नेता आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो उसकी एक छवि बढ़ेगी, उसका उसका फेस वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुमार सर्वजीत के नामों की भी चर्चा चल रही है। हालाँकि जाति से पासवान है, तो चिराग पासवान की के वोट बैंक में सेंधमारी करना, ये अगर रविदास समाज में नहीं हो पाया, तो पासवान समाज में कितना हो पाएगा? लेकिन हुँ, फिर भी ये भी तेजस्वी यादव की विश्वसनीय है, तो इसलिए इनके नामों की चर्चा चल रही है। एक सुनील कुमार के नाम की भी चर्चा चल रही है, जो जिनको राबड़ी देवी का मुँह बोला भाई भी कहा गया, जो बिल्कुल। हमेशा एक जब महागठबंधन की सरकार थी, तो भी वो मुखर थे बीजेपी या सम्राट चौधरी के ऊपर। सर्वाधिक अगर कोई भी विधायक आरजेडी का बयान देता है, हमलावर होता है, उनमें सुनील कुमार का नाम आता है। नीतीश कुमार से लेकर इनकी अदावत तो काफ़ी चर्चा में रही। हुँ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई। नीतीश कुमार ने जब इनका पार्टी एमएलसी पद छीनने का प्रयास किया था, तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े और वहाँ से जाकर के ये जीत के आए हैं। तो मगर नीतीश कुमार से जो इनकी अदालती जो झगड़ा हुआ, उसमें न सिर्फ सुनील कुमार का पद ही बरकरार रहा, बल्कि एक उनके स्वाभिमान की भी जीत हुई। तो उनके नामों की भी चर्चा चल रही है। लेकिन एक नाम सुधाकर सिंह का भी आता है। हुँ, सुधाकर सिंह जो हैं वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, राजपूत समाज से आते हैं हुँ, और बक्सर के वो सांसद हैं और जगदानंद सिंह में एक खासियत थी। वो खासियत थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, केवल ऐसा नहीं था कि वो तेजस्वी यादव के टीम तेजस्वी के सदस्य के रूप में रहते थे। हुँ, जैसे वो लालू यादव से घुले-मिले थे, तो वो लालू परिवार का जो अंतःकलह है, उसको भी वो समेट के रखते थे। हुँ, अभी आरजेडी के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनके आंतरिक कलह को खत्म करे ना करे, लेकिन पर्दा डाले। हुँ, मतलब परिवार का कलह और पार्टी इसके बीच एक पर्दे का काम करे। उसको बखूबी जगदानंद सिंह करते थे और बहुत ही विश्वसनीय रहे। लालू यादव के जीवन में जितना भी उतार-चढ़ाव हुआ, सब में वो एकदम उनके साथ रहे। उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह। तो हुँ, सुधाकर सिंह भी जब कृषि मंत्री बने थे महागठबंधन में, तब तब भी उसमें भी एक तरीके से समझिए कि वो नीतीश कुमार को लेकर के कभी-कभी हमलावर भी होते थे, फिर भी वो लालू यादव के खास रहते थे। क्योंकि लालू यादव के दिमाग में, दिलो-दिमाग में जो राजनीति चलती थी, वो हुँ, उसको ही शब्द दिया करते थे। तो सुधाकर सिंह की जो दावेदारी है, उस मेरी समझ के अनुसार सबसे प्रमुख है और वो राजपूत समाज से आते हैं। देखिए, इस वक़्त जो एनडीए से खासकर जदयू से भी है और पवन सिंह को लेकर के कभी-कभी बीजेपी से भी जो राजपूत समाज है वो एनडीए की तरफ उतना एकजुट नहीं है। हुँ, सामान्य जातियों में जो राजपूत समाज है वो एनडीए से नाराज़ है, जदयू से भी नाराज़ है, जदयू से तो अभी हंगामा ही चल रहा है और बीजेपी से भी नाराज़ रहा है। ऐसे में सुधाकर सिंह का बनाना मुझे लगता है कि आरजेडी इनके नामों पे बहुत ही गंभीरता से विचार करेगी और इनकी एक खासियत भी है। सुधाकर सिंह की खासियत सबसे बड़ी खासियत है कि ये ज़मीन के नेता हैं। जितने भी नाम हैं जैसे कुमार सर्वजीत हैं, सुनील कुमार हैं, ये पार्टी प्लेटफ़ॉर्म से आते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ज़मीन पे कितनी लोकप्रियता है ये भी महत्वपूर्ण रखता है। जगदानंद सिंह हो, सुधाकर सिंह हो, इनका वास्तव में ज़मीन पे प्रभाव है। तो और वो अगर आएँगे तो कुछ न कुछ राजपूत समाज का वोट बैंक लेकर के भी आएँगे। दूसरी बात है कि ये केवल आँख मूंद करके तेजस्वी यादव की बात या टीम तेजस्वी जिसमें संजय यादव आदि आते हैं, तो संजय यादव की बात आँख मूंद के मानने वाले में से नहीं। हुँ, तो अगर प्रदेश अध्यक्ष में केवल तेजस्वी यादव की न चली, अगर लालू यादव का भी चला, तो लालू यादव ये ज़रूर चाहेंगे कि सुधाकर सिंह बन जाए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि तेजस्वी यादव
के नेतृत्व को तो स्वीकार करें ही करें, लेकिन अन्य जो नेता हैं उन 3 तेजस्वी में आ जाते हैं, संजय यादव या जो आ जाते हैं, तो उन लोगों की जो चलती थी उसको सीमित कर पाएँ और साथ ही साथ वो जो डैमेज कंट्रोल भी कर पाएँ। जो तेजस्वी यादव पे आरोप लगता था कि वो अपने नेता से मिलते नहीं हैं या जो मिलते हैं वो वही मिल पाते हैं जो जिनकी अनुमति संजय यादव दे पाते हैं। तो इस तरह की अगर कोई गतिविधियाँ होती हैं आरजेडी के अंदर, तो उसको चिह्नित करना और उसको तुरंत निपटाना, इसमें एक तरीके से सधे हुए नेता के रूप में आते हैं सुधाकर सिंह। बिल्कुल। चूंकि उनके पिता भी ऐसे थे कि अगर कोई गड़बड़ी दिखती थी तो लालू यादव के मुंह पे बोलते थे। मतलब ऐसा बोलना कि वो एक सलाह भी लगे और विद्रोह या बागी भी ना लगे, अनुशासनात्मक तरीके से बोलना, वो काम इनमें है। तो इनकी दावेदारी बनती है। अगर ये आते हैं तो एक तरीके से जो ए टू जेड का जो समीकरण उनका है, अगर मान लेते हैं कि जो दलित जाति के हों या फिर पिछड़ी जाति के ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो ए टू जेड जो समीकरण है उसको साथ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। चूंकि तेजस्वी यादव सत्ता में तो है नहीं कि किसी नेता को मंत्री बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे। इस बार जो एमएलसी सीट भी होने वाला है वो भी एक ही उनके खाते में है। तो ऐसे में एक प्रदेश अध्यक्ष का पद आता है, अगर वो किसी दूसरी जाति को, सामान्य जाति के किसी नेता को देते हैं, तभी जाके उनके ए टू जेड का सपना साकार होता है। ऐसे में जो सर्वाधिक जो दावेदारी है वो सुधाकर सिंह की दिखती है। बिल्कुल, आपने हिंट तो कर दिया है, एमएलसी की बात कर दी है। पार्टी के अंदर तो कलह की बात अलग है, लेकिन फैमिली के अंदर, लालू परिवार के अंदर जिस तरह से कलह की बात है, हम उसी पर अगला जिक्र करेंगे। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन मामला उनकी शर्तों पर अटक गया है। तेज प्रताप आरजेडी के बजाय अपनी पार्टी जेजेडी के बैनर तले एमएलसी बनना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव इसके पक्ष में नहीं है और विधानसभा संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिलने की संभावना है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि लालू यादव सिंगापुर जाकर बेटी रोहिणी आचार्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें आरजेडी से एमएलसी बनाया जा सके। इन सब खबरों में सर कितनी सच्चाई है और क्या प्लान है आखिर आरजेडी का या लालू फैमिली का, बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व हैं। राबड़ी देवी चाहती हैं तेज प्रताप को बनाना, लेकिन तेज प्रताप चाहते हैं जेजेडी से जाना और लालू यादव रोहिणी आचार्य को मनाने में लगे हैं। तो बेसिकली लालू फैमिली की बात है ये। देखिए, ये मसला परिवार का केवल परिवार का ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि राबड़ी देवी या लालू यादव पिता और माता होने के नाते चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियों को मिले। एक लफड़ा यहाँ पे एआईएमआईएम के द्वारा भी है, एक ही सीट है और उस सीट पे अगर कोई आरजेडी का कोई नेता बनता है, इनके परिवार का कोई नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे उस समय एआईएमआईएम उनका एक आरोप लग सकता है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके जो विधायक हैं उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ दिया था, तो अब वो साथ उनको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यही तो तय था कि आप राज्यसभा में आप समर्थन दे दीजिए, एमएलसी के वक्त सोचेंगे। तो हालांकि ये आरोप लगा करके एआईएमआईएम कुछ राजनीतिक तौर पे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते हैं इस समय, लेकिन एक आरोप लगाना का उनको मौका मिलेगा कि देखिए, एक मुसलमान को एमएलसी भेजने की जब बारी थी तो आरजेडी पीछे हट गई। तो जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी आरजेडी पे हमलावर रहती है, उनको एक मौका जरूर मिल पाएगा। तो अगर आरजेडी तेजस्वी यादव अपने किसी पार्टी के नेता को भेजते हैं तो वो मौका ओवैसी की पार्टी को मिलेगा। उसकी जगह अगर अपने परिवार के किसी बेटे बेटी को भेज देते हैं तो एक तरीके से एक संवेदना भी फैल जाएगी कि वो परिवार को एकजुट करना चाहते हैं, जो नाराज है उनको मनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की जो दावेदारी है वो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए लालू यादव ये चाहते हैं, वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे सुव्यवस्थित तरीके से सोच के चाहते हैं कि अपने बेटी और बेटी को भेजें। इसमें जो राबड़ी देवी की पहली पसंद उनका अपना बेटा तेज प्रताप यादव है, लेकिन इसमें दो तरफा संकट है। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल खत्म नहीं करना चाहते हैं, नहीं उसको आरजेडी में विलय करना चाहते हैं। वो एक अलग पार्टी है, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगर वो एमएलसी भेज दिया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजनीतिक तौर पे आप इसको कैसे कुछ सटीक मान सकता है? इससे तो एक तरीके से जो आरजेडी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, उसके भी मनोबल पे प्रभाव पड़ेगा। ये एक तरीके से मजाक वाली स्थिति हो जाएगी कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे पार्टी का नेता है या दूसरे पार्टी का अध्यक्ष है और वो आरजेडी के वोट से जा रहा हो,
अगर वो सदन में पहुंच गया तो फिर सदन में किन किन मुद्दों पे वो बोलेगा, हो सकता है सदन में जब बोलने की बारी आए तो आरजेडी की ही आलोचना शुरू कर दें, हो हम्म। सकता है वो बीजेपी की भी तारीफ करना शुरू कर दें। आप बिल्कुल। पार्टी के अंदर हैं तो अनुशासन हो सकता है, पार्टी के बाहर उन पे तो कोई राजनीतिक अंकुश लग नहीं सकता है। जब मतदान की प्रक्रिया हो तो आरजेडी उन पे वीटो तो लगा नहीं, व्हिप जारी तो कर नहीं सकती है। तो फिर वो जो एक तरीके से राजनीतिक तौर पे अप्रासंगिक है कि बिना आरजेडी के सदस्य बने उनको एमएलसी भेजना। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो फिर आ जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक एमएलसी बन जाए और उसके बाद वो सीमित रह जाए। वो एक पुत्र हैं तो फिर वही वही दावेदारी चलेगी। हम्म। जैसे जब तक वो पार्टी में रहे तो कभी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोले, कभी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बोले, तो फिर वो जो उनका जो साइकिल था आंतरिक कलह का, उसको उसको पुनर्जीवित करना हो जाएगा। हम्म। इसलिए तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि उनको मिले। तो उसके बाद अब लालू यादव का एक प्रयास रोहिणी आचार्य को लेकर के है। रोहिणी आचार्य रोती हुई गई थी, उसके हम्म। बाद से फिर लालू यादव और रोहिणी आचार्य में कोई भेंट मुलाकात नहीं हुई है। अब वो सिंगापुर जा रहे हैं तो उनको वो आए और आरजेडी के सदस्य के रूप में वो एमएलसी बन जाए। तो ऐसा हो तो फिर वो एआईएमआईएम के क्लेम से भी बच जाएंगे और वो जो सीट है वो आरजेडी में भी रह जाएगा और पार्टी के अंदर भी रह जाएगा। तो ये लालू यादव की अपनी रणनीति है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव सहमत भी हैं बहन के। अगर अगर वो सहमत होंगे, अगर वो होंगे भी तो यही कारण होगा, वरना अगर उनको ओवैसी का डर नहीं होता तो वो हम्म। अपने किसी दूसरे नेता को बना के भेज देते। तो ये एक ही सीट है, हालांकि वो सीट आरजेडी जीतने में सक्षम है, लेकिन उनके लिए एक राजनीतिक संकट है कहीं ना कहीं। इसमें अभी देखिए कि राजेश राम कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी एक बयान आया है कि वो भी एक सीट पे दावेदारी करेंगे। हम्म। तो एआईएमआईएम की दावेदारी है, कांग्रेस की दावेदारी है और तो इन सभी दावेदारियों से निपटने का परिवार एक ही उपाय है कि परिवार के किसी सदस्य को बना देना। लेकिन देखने वाली बात होती है कि रोहिणी आचार्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर तेज प्रताप यादव को समझा बुझा के किसी तरीके से आरजेडी में लाया जाए और फिर उनको बनाया जाए, ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि अपने ही वसूलों पे राजनीति करने वाले और जीवन जीने वाले लालू यादव के बड़े बेटे भी हैं, वो हम्म। राजनीतिक तौर पे वो सटीक नहीं हो पाएंगे। हाँ, रोहिणी आचार्य, अगर देखिए रोहिणी आचार्य भले ही नाराज है और वो आरजेडी के सदस्य नहीं है, घर से घर छोड़ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे बता चुकी हैं, लेकिन वो हमेशा बीजेपी पे या नीतीश कुमार पे, जदयू पे हमलावर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए जैसे कोई एक विपक्षी पार्टी का नेता सक्रिय होता है, वो आरजेडी के दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा सक्रिय हैं, वो बिल्कुल। उतने ही हमलावर हैं। कभी कभी तो किसी मुद्दे पे वो तेजस्वी यादव से ज्यादा पहले उनकी प्रतिक्रिया जाती है। तो वो विपक्षी नेता की भूमिका नहीं छोड़े हैं। हाँ, हम्म। वो आरजेडी छोड़ने की बात कहे हैं, परिवार छोड़ने की बात कही है। हम्म। तो हो सकता है लालू यादव के मान मनोबल के बाद वो आ जाएं और एक राजनीति की भी एक पारी की शुरुआत करें। बिल्कुल। सर, जी। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी से सरकार के कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट मांगकर बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश फिर से सुपर सीएम की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से सरकार की जवाबदेही जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति होती है, लेकिन गठबंधन राजनीति में पार्टी प्रमुख का प्रभाव अलग मायने रखता है। राजनीतिक गलियारों में इसे जीतन राम मांझी दौर की याद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब सत्ता का नियंत्रण पर्दे के पीछे से होने का आरोप कई बार उस वक्त लगा था। खैर, क्या मांझी वाली कहानी दोहरा रहे हैं नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार ऐसा क्या सुपर सीएम बनना चाहते हैं, किस तरह की? क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने शपथ नहीं ली थी उस वक्त भी ये चर्चा चल रही थी कि भले ही बीजेपी मुख्यमंत्री बना ले लेकिन सुपर सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही रहेंगे, और आज वो एक इंस्टेंस दिखा जहां पे नीतीश कुमार इस रोल में नजर आए। देखिए, मांझी वाली बात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जीतन राम मांझी के समय में जो जदयू की स्थिति थी, यानी कि जदयू में कोई भी विधायक हो या नेता हो, वो बगावत करने की स्थिति में नहीं था। हर कोई नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका था उस वक्त। अभी की जो परिस्थिति है उसमें बदलाव है। आनंद मोहन ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप केवल आनंद मोहन का ही नहीं है। जिस तरीके से उन्हें थैली कल्चर, चंडाल चौकरी, नीतीश और निशान बीमार हैं, इस तरीके से जो टर्म का जो यूज करते हैं, ये बताता है कि वो अकेले अपने दम पे नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तित्व या उनका स्वाभिमान या उनका अभिमान बोल रहा है, बल्कि उसके पीछे क्या जदयू के तार भी जुड़े हैं। क्या ये देखने वाली बात है कि आनंद मोहन का जो तार है जदयू के कोई अन्य नेताओं से जुड़ा है कि नहीं।
किसके बदौलत इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि जिस जिस व्यक्ति की पत्नी जदयू में सांसद है, जिसका बेटा विधायक है, वो इस तरीके का तेवर अपना रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए, जब वो विजय चौधरी से मिलते हैं, उनके घर पे मिलने के बाद जब वो गाड़ी में बैठते हैं, उस समय विजय चौधरी बोलते हैं कि कैबिनेट में कुछ फैसला होने वाला है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि आप शाम में आइए और एक-एक करके बताइए। वो एक-एक करके बताना केवल बीजेपी जदयू के रिश्तों का कोई एक तरीके से मंत्रिमंडल के निर्णयों की बात नहीं है, बल्कि वो अपने जो पार्टी में जो हलचल है, उससे संबंधित भी वो वार्ता है। आप डिकोड कीजिए कि कुछ दिन पहले वो उमेश कुशवाहा के घर पे पहुंचे थे। उनको और उनसे बोले कि आप इधर-उधर मत कीजिएगा, हम आपको बड़ा आदमी बनाएँगे। अब उमेश कुशवाहा को लेकर के किसी तरीके की मीडिया में कोई बात नहीं है कि उनका जुड़ाव किसी दूसरे पार्टी से है। फिर भी उन्होंने इस बात को क्यों कहा? यानी कि वो बताना चाहते हैं कि जदयू का कोई भी नेता इधर-उधर ना करे। अगर वो हमारी पार्टी में रहेगा तो आगे बढ़ेगा। और आज उन्होंने विजय चौधरी से कहा कि एक-एक बात हमको बताइए। इसका मतलब यह है कि वो अपने नेताओं को संकेत देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप इधर-उधर मत कीजिए, पार्टी की कमान हमारे ही हाथ में है। दरअसल जब से वो राज्यसभा सदस्य बने हैं, तब से बीजेपी हो या जदयू का भी कोई एक बड़ा वर्ग है, उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति में धीरे-धीरे उनकी जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी और वो सक्रिय राजनीति से अलग हट जाएँगे। हो रहा है इसके ठीक विपरीत है। नीतीश कुमार अब ज़्यादा सक्रिय हैं। उनको तो लगता है कि राज्यसभा बनने के बाद दिल्ली बहुत ही कम देखा गया है। हालाँकि सदन चलने के बाद वो कितना दिन रहेंगे तो जब सदन चलेगा तब पता चलेगा। लेकिन ऐसे भी वो बिहार में निरंतर सक्रिय हैं। कभी ऐसा नहीं कि वो पटना में बैठे हुए हैं अपने आवास पे। हमेशा वो सक्रिय ही रहे हैं। तो वो अपनी पार्टी उनकी पार्टी में जो जो चर्चाएँ चल रही हैं कि कौन बागी हो रहा है, कौन किस दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ है, इन सबों पे वो कमांड जो है ना, वो उन सबों को देखना चाहते हैं और उसी पे वो कमांड करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़े हैं, तब से लेकर के वो कौन-सा टास्क पूरा कर पाए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव का अगर कोई दबाव डालते हैं, तो फिर जदयू में कौन मुख्यमंत्री बन पाएगा? अगर वो खुद बन पाएँगे तो फिर वही सवाल कि नीतीश के बाद क्या होगा? नीतीश का उत्तराधिकारी कौन है? जदयू का क्या होगा? तो क्या इस दरमियान जो 2-3 महीने से वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या निशांत के नेतृत्व को इस हद तक उभार पाए हैं कि वहां से मुख्यमंत्री हटे तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन पाए? ऐसा ऐसा तो निशांत कुमार की गतिविधियां दिख नहीं रही है। इसके बीच अब निशांत कुमार आए हैं, मंत्री बने हैं, इसी के बीच जदयू में बगावत शुरू हो चुका है। आनंद मोहन ने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। तो ये बताता है कि सब कुछ जदयू में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है और उसी असामान्य स्थिति पर नीतीश कुमार नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। और जब तक निशांत का जो नेतृत्व है वो प्रमुखता से, मुखरता से बाहर नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए और जब तक उनके हाथ में जदयू का कमांड नहीं जाए, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई नई राजनीतिक जो विषाद है वो बिछाई जाएगी। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है वो पहले की तरह नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई एनडीए में कोई बहुत बड़ा रार है और नीतीश कुमार इधर-उधर जाएँगे। वो कोई परिस्थिति नहीं है। पहले वाली जो परिस्थिति थी, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें अंतर है। नीतीश कुमार को खुद जदयू के अंदर से ही चुनौती मिल चुका है। देखिए, जदयू में ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं, जो अपने आप को नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी समझते थे। वो ऐसा सपना देखना शुरू कर दिए थे। निशांत कुमार आए तो बहुत सारे नेताओं का सपना टूटा। जिनका सपना टूटा, उनके द्वारा तो चैलेंज पैदा किया ही जाएगा। ये डिकोड करने वाली बात है कि क्या आनंद मोहन के पीछे भी कोई है? चलिए देखिए आनंद मोहन जदयू के 2 बड़े नेताओं पे हमलावर हैं। ललन सिंह पे हमलावर हैं और संजय झा पे हमलावर हैं। लेकिन क्या वो अपने बदौलत हैं? क्या वो नई राजनीति करेंगे? कभी-कभी कहीं-कहीं से भी खबर आ रही है कि कोई एक नई पार्टी बनाएँगे और वो उसकी शुरुआत वो नालंदा से ही करेंगे। जहाँ की नीतीश कुमार का कार्य क्षेत्र है। तो इस तरह की जितने भी संभावनाएं हैं, जो भी अटकलबाजी या जो भी इनपुट नीतीश कुमार के पास आ रही होगी, इन सबों का लेखा-जोखा नीतीश कुमार करेंगे और उनके कौन-कौन नेता, कितने बड़े नेता, कितने मध्यम स्तर के नेता, कहाँ-कहाँ, किस-किस से जुड़े हुए हैं जदयू के आगे, इस सबों पे वो निगरानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में उनका वो बयान छुपा हुआ है। चाहे आप उमेश कुशवाहा को लेकर के हो या विजय चौधरी के सामने उन्होंने बोला है। दरअसल नीतीश कुमार अभी जदयू को ही मजबूत करना चाहते हैं और ये चैलेंज उनके पास है। उसके बाद जो होगा वो होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा नेता मात्र 2-3 महीनों में ही जीतन राम मांझी वाला जो खेल वो हो जाएगा। जीतन राम मांझी के साथ एक अलग प्रयास था। वो
उनको बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं था। फिर जीतनराम मांझी को उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो खुद चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया था, तो बोले कि हम संगठन को मजबूत करने जाएंगे। उन्होंने पद छोड़ दिया तो एक संवेदना फैल गई और उन्होंने एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया। और पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार के प्रति जो संवेदना फैल गई, तो एक तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार का चेहरा और मजबूत भी हुआ। इधर जीतनराम मांझी मनमाने तरीके से सरकार चला रहे थे, तो उनको हाथ मिलाना जरूरी था। वैसी कोई परिस्थिति बनी नहीं है। वो दूसरे पार्टी सम्राट चौधरी जदयू के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। इतनी तो नीतीश कुमार समझेंगे ही कि पार्टी अलग है, उसका नेता मुख्यमंत्री है, तो बिल्कुल। उसकी कार्यशैली भी अलग होगी। तो ये बीजेपी जदयू के टकराहट से ज्यादा ये जदयू के अंदर की जो हलचल है, इसको लेकर के नीतीश कुमार सक्रिय हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।